नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसका हम करने वाले हैं संपूर्ण हल विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यूपीपीसीएल TG2 हो या यूपीआईएमएल TG2 हो या यूपीपीसीएल जेई हो या यूपीआईएमएल जेई जैसे एग्जामिनेशन हो, तो बिल्कुल वहां से क्वेश्चन आपको उठा कर मैं ला रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट हर सेशन होने वाला है आपका। और यदि आप पहली बार वीडियो देखिए आ रहे हो, पहली बार चैनल पे आ रहे हो, तो आप चले जाओ, मल्टीपल वहां पे प्लेलिस्ट होंगे, वहां से भी आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा 100%। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है प्रैक्टिस सेट में, यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ऐड हो सकते हो। वहां पे मल्टीपल लोग जुड़ चुके हैं और एक दूसरे में क्वेश्चन साझा करते हैं, आंसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा समय लेते नहीं आपका और स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि a 40 watt bulb is connected in series with a room heater. ठीक है, if now 40 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, heater output will be। ठीक है, कह रहा है कि एक 40 वाट का बल्ब है, एक रूम हीटर के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 40 वाट के स्थान पर यदि 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो हीटर के साथ जोड़ने पर हीटर के जो आउटपुट होंगे क्या प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इसकी बेसिक जो चीजें उसको क्लियर कर लेते हैं, उसी से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे आंसर की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो वहां पे यदि हम बात करें कि कैसे इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं कि यदि बल्ब से यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना कैसे है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि सीरीज में, ठीक है, किसकी बात हो रही है कि मान लीजिए ये हीटर का कॉइल है। ठीक है, क्या है, हीटर का कॉइल है और ये क्या है आपका, दिस इज द बल्ब। ठीक है, जिससे हमने क्या कर दिया, सीरीज में इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, एक सप्लाई से कनेक्ट करा है, तभी भाई हीटर वाला जो बल्ब होगा ग्लो करेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में कह रहा है कि पहले क्या स्थिति है इसका कि ये 40 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और इस स्थिति में आप जानते हो कि आप पावर इक्वल टू क्या जानते हो, बिल्कुल बेसिक फंडा है, ज्यादा सोचने की देखिए जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू जानते हो आप क्या होता है, V अपान R होता है, V स्क्वायर अपान R होता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे हमें क्या करें, यहाँ पे यदि हम R की वैल्यू निकालें, ठीक है, R को यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V स्क्वायर बाई आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे जो पावर होता है वो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे यदि बात करोगे P क्या होता है, P का रिलेशन आप जानते हो जो कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R की। ठीक है, अब ये आपका क्या कह रहा है, ये रिलेशन आपका क्या बता रहा है इस केस में कि यदि पावर, मतलब पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है, तो यदि हम क्या करें भाई, यदि हम यहाँ पे पावर को इंक्रीज करें, ठीक है, तब उस स्थिति में क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। ठीक है, इसकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विक्रमानुपाती है। अब यदि यहाँ पे क्या करें, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें तो पावर विल बी डिक्रीज। ठीक है, ये आपकी स्थिति निकल के आती है। और यदि यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 40 वाट कनेक्ट है भाई इस हीटर के साथ। ठीक है, हीटर आपका यहाँ पे कनेक्ट है, इसके साथ ये सीरीज में 40 वाट की एनर्जी, मतलब बल्ब यहाँ पे आपका कनेक्ट है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको वोल्टेज सप्लाई दे दिया, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब कह रहा है इसके आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम यहाँ पे क्या करें, इसको रिप्लेस करके। कौन सी स्थिति आ जाए भाई, यदि यहाँ पे इसको रिप्लेस करके इसको क्या कर दें, 100 वाट कर दें। ठीक है, यदि 100 वाट का हो जाए तब उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पावर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पे जब ये डिक्रीज होगा तो आप जानते हो एक रिलेशन बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है कि नहीं भाई, V इक्वल टू IR होता है। तो यदि यहाँ पे I निकालें तो I अपान क्या हो जाता है, V अपान R हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि I इज द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपान 1 बाई R का होगा। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि जब R डिक्रीज करेगा तो करंट विल बी इंक्रीज, करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है आपका जो वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे यदि बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखिए और देखना होता है। यहाँ पे देखिए कि हीटर है, हीटर क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। ठीक है, हीटर क्या कर रहा है, हीट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, जब हीट ये जनरेट कर रहा है, हीट उत्पन्न करेगा, तो आप जानते हो जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यदि हम इस हीट को मतलब सॉरी यदि यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आउटपुट क्या हो जाएगा, हीट। आउटपुट हमें हीटर से क्या मिल रहा है, यदि हम यहाँ से यदि हीटर से आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, जब करंट इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे इस केस को आप अच्छी से समझिए, यदि करंट क्या हो रहा है, करंट जब इंक्रीज होगा भाई, ठीक है, तो आपका हीट क्या होगा, हीट आपका क्या करेगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो हीट के रूप में हम आउटपुट ले रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका नंबर डी, मतलब ये क्या होगा आपका आंसर इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्यों इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड पड़ गई यहाँ पे, इसलिए नीड पड़ गई क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यदि आपको बेसिक फंडा पता है, ये सब सारी चीजें पता है, तो बिल्कुल आप रिलेट करा के आंसर ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू लैंप 100 वाट के हैं और 40 वाट के हैं। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। यदि वोल्टेज की बात करें तो 230 वोल्टेज की सप्लाई से कनेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि 100 वाट एवं 40 वाट के दो लैंप क्या है भाई, 230 वोल्ट की सप्लाई के साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य है वो सही है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही होगा, ऑप्शन ए है 40 वाट लैंप विल ग्लो ब्राइटर, एंड क्या है, बी क्या है 100 वाट लैंप विल ग्लो ब्राइटर, सी क्या है बोथ लैंप्स विल ग्लो इक्वली ब्राइटर, एंड डी क्या है 40 वाट लैंप इज क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को जैसा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया, तो बिल्कुल वहां से भी रिलेट करा के आप आंसर ला सकते हो। तो जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर बताइए आप लोग, कमेंट करके देखिए बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस से चलाया जा रहा है। तो पहले आपसे हम चाहेंगे कि आपसे हमें आउटपुट मिले, तो हम आपको तो ऐसे ही इनपुट प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन सामने आपके सामने खुला हुआ है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बात करें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का, इस क्वेश्चन का जो नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे क्या रहा है कि 2 लैंप है, क्या है 2 लैंप है भाई। ठीक है, 2 लैंप है, लैंप 1 एंड लैंप 2, दोनों सीरीज में कनेक्ट है एंड सप्लाई का यहाँ पे अप्लाइड है। ठीक है, कितना सप्लाई है, 230 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, और जो पहला है वो क्या है 100 वाट है एंड ये 40 वाट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो ब्राइट होगा, सबसे ज्यादा जो ग्लो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको लगाना यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R है। ठीक है, इसको हमेशा आपको रिमेंबर रखना है। और यदि R यहाँ पे हम क्या करें, R को आप फाइंड आउट करिए तो V स्क्वायर अपान P हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, v स्क्वायर क्या है 230, ठीक है, इंटू 230 कर दीजिए भाई, और के अपान 100 कर दीजिए, ठीक है, 100 के लिए बात कर रहे हैं, मतलब 100 के लिए पहले बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे जो टोटल आर आएगी, जब इसको कट आउट करोगे सॉल्व करोगे तो 529, ठीक है, 529 इसका आंसर आएगा ओम में, ठीक है। चलिए अब यदि हम बात करें 40 ओम के लिए निकालिए, किसके लिए था भाई, ये था 100 वाट के लिए था। अब हम बात करें 40 वाट के लिए, ठीक है, जब हम 40 वाट के लिए बात करेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 230 इंटू 230 के अपान 40 कर देंगे, ठीक है। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए आप, यदि आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 1322, मतलब 1322 समथिंग ओम में आएगा, ठीक है। ये आंसर आपका आता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 40 ओम के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जब ये इंक्रीज कर रही है तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, और यहां से जो सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट दे रहे हैं, और जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए सीरीज में क्या होता है कि करंट विल बी सी, ठीक है, दोनों के लिए जो करंट की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। जब सेम होगी तो इस केस में क्या होगा कि जिस वाट मतलब जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कहने का मतलब यह है कि उसकी जो ब्राइटनेस होगी उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है, 40 ओम के लिए हमने निकाला, 40 वाट के लिए हमने यहाँ पे निकाला, तो 40 वाट के लिए आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 1322, और ये 100 के लिए निकाला 529 आया, ठीक है। तो ये जो आपका कम वाट वाला है ज्यादा ब्राइट करेगा, ज्यादा ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो यदि हम राइट आंसर की बात करें तो नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 40 वाला जो होगा ये बहुत मतलब ये जो कथन होगा सत्य होगा कि 40 वाट का जो बल्ब होगा वो ज्यादा ब्राइटर होगा, ठीक है। तो यहां से इतने सारे कॉन्सेप्ट आ रहे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ध्यान से देखिए आपको कि क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देखिए समझने की कोशिश किया करिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा करिए, तब आप आंसर दिया करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने, कि विच इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्म स्केल। क्या कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से है जो कि आपका यूनिफॉर्म स्केल देता है, ठीक है। आंसर बहुत ही एग्जैक्ट दीजिएगा, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट वही सॉल्व करता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो बिल्कुल आप इस चैनल पे जुड़ सकते हो। देखिए यदि आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड हो रहा है तो बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हो, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका फैमिली होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, ठीक है, तो बिल्कुल इस चैनल का एक पार्ट बन जाते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्म स्केल, किस यंत्र का पैमाना यूनिफॉर्म होता है। स्पीड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का, कि ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का, कि नेक्स्ट मतलब दोनों का, और डी इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या होता है, मैंने आपको बताया है, एक रूल फॉलो करना होता है आपको बहुत ही आराम से, क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो को पोस्ट कीजिए, यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसका यदि हम आंसर की बात करते हैं जल्दी से, तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर होगा, पहले इसको हम बता दें, राइट आंसर क्या होगा आपका, नंबर ए होगा, स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल में यूनिफॉर्म स्केल होता है, कैसे होता है इसको देख लेते हैं। देखिए यदि मान लीजिए अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वो क्या किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, उसमें क्या होता है, एक स्केल होता है, एक स्केल होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार का स्केल होता है, कुछ इस प्रकार का भाई
स्केलिंग होता है, इसको हम परास से भी समझते हैं, परास बढ़ाने का भी आप लोग पढ़े होंगे तो उसको भी आगे देखेंगे। तो मान लीजिए आपका ये है क्या, ये है 0, ये है आपका मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। मान लीजिए अमीटर है, एम्पियर मीटर है, ठीक है भाई, एम्पियर मीटर है, करंट को मापने वाला है। इसके पास एक हमने क्या कर दिया, संकेतक लगा हुआ है। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि इस स्प्रिंग, जो स्प्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है, स्केल जो होता है उसका यूनिफॉर्म होता है। कैसे इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस नीडल मतलब इस जो संकेतक है, जो यहाँ पे इंडिकेटर है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग कनेक्ट होता है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं भाई, इसको हम एनर्जाइज करते हैं, करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं टॉर्क जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है भाई, टॉर्क जनरेट होता है, बल आघूर्ण जनरेट होता है। जब यहाँ पे बल आघूर्ण जनरेट होगा, एक एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी, तब क्या होगा, ये नीडल क्या होगा, नीडल में कुछ विक्षोभ होना स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये कुछ टाइम के लिए इधर जाएगा, कुछ टाइम के लिए इधर जाएगा। अब हमें क्या करें, मान लीजिए हमें इस अमीटर के द्वारा हमें कुछ मान लेना है। मान लीजिए कि हमें 25 एम्पियर मापना है, मेजर करना है, ठीक है, एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जीरो अवस्था से डिस्प्लेस्ड होके पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये जो टॉर्क होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टॉर्क, या इसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज द टीडी। टीडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टॉर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट टॉर्क होता है, जिसको विस्थापन बलाघूर्ण कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इस स्थिति से, जीरो स्थिति से 25 पे पहुंच जा रहा है। तो यहां पे देखिए, यदि यहां पे पहुंचा, अब आपके मन में यह आना चाहिए, इसका मतलब से यहां पे रुक क्यों रहा है, आगे क्यों नहीं चला जा रहा है। तो जस्ट इसके विपरीत बच्चा ना, जस्ट इसके विपरीत एक टॉर्क और लगता है, जिसे हम कहते हैं टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशन निकल के आता है, वो निकल के आता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द टीडी, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क इसके डिस्प्लेसमेंट टॉर्क के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट टॉर्क के ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे ये थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा मित्रों, ठीक है। और ये रिलेशन बताता है कि जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसको कहते हैं स्प्रिंग टाइप, तो यहाँ पे जो आंसर आपका निकल के आता है वो क्या आता है, स्प्रिंग टाइप के लिए आता है, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है मित्रों, ठीक है। चलिए ये हो गया, आप यहाँ से इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे थे, आप बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा कि व्हाट आवर इंस्ट्रूमेंट इज टाइप ऑफ, ठीक है, कह रहा है कि व्हाट आवर इंस्ट्रूमेंट इज द टाइप ऑफ, व्हाट आवर यंत्र किस प्रकार का होता है, ठीक है, इंडिकेटिंग प्रकार का होता है कि इंटीग्रेटिंग प्रकार का होता है कि रिकॉर्डिंग प्रकार का होता है कि नन ऑफ ये, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा में आपको दिमाग लगाने की देखिए जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप बिल्कुल रीड आउट करिए, ध्यान से समझिए उसको, तब उसके बाद तर्क लगाइए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। जल्दी से हम चाहेंगे कि आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर की बात करें तो नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर, इंटरग्रेटिंग टाइप यहाँ पे ये होता है आपका नंबर बी, यहाँ पे आंसर हो जाता है। बिल्कुल वन लाइनर आंसर था, ज्यादा यहाँ पे सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको अपने माइंड में आपको स्टोर रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन, ठीक है, इंडक्शन टाइप जो यंत्र होता है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से हमें आंसर बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है एसी प्रत्यावर्ती धारा में, डीसी डिस्क धारा में,
मतलब दोनों में कह रहा है कि बोथ दोनों में नन ऑफ एबव इसमें से कोई भी नहीं, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन ये भी है। तो इसका यदि हम बात करें यहाँ पे जल्दी से राइट आंसर का, तो ये क्या होता है, जो नंबर 5 है आपका क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, ये एसी में मेनली वर्क होता है। जो इंडक्शन क्रिएट होता है वो भाई सीधी सी बात है कि एसी में क्रिएट होता है, तो ये ओनली एसी में प्रयुक्त किए जाते हैं इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि which damping is most efficient। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा अवमंदन सबसे अधिक दक्ष होता है, सबसे अधिक एफिशिएंसी किसकी होती है। यहाँ पे ये भी आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर यहाँ पे आंसर आपको देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आपको आराम से क्वेश्चन को आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि एयर फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, एडी करंट है और नन ऑफ द एबव है। कह रहा है विच डैम्पिंग इज मोस्ट एफिशिएंट, जो कि ज्यादातर एफिशिएंट होता है। ठीक है, किस प्रकार का डैम्पिंग है वो हो सकता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, मतलब एडी करंट। कौन सा, एडी करंट जो होता है ज्यादातर यूज किया जाता है, एडी करंट डैम्पिंग, वो ज्यादातर एफिशिएंट होता है, दक्ष होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और स्टोर रखिएगा अपने माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि विच टाइप इंस्ट्रूमेंट हैव हिस्टेरेसिस लॉसेस 0। ठीक है, किन यंत्रों से सैथिल हानियां शून्य होती हैं। बिल्कुल आपको पीएच कर्व क्या होता है उसका भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से यदि हम बात करें यहाँ पे कि भाई पीएच कर्व क्या होता है, किस प्रकार से होता है और उसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक, भाई आप सोलेनॉइड पढ़े होंगे आप लोग, बिल्कुल, जहां से हम एक मैग्नेट का क्रिएशन करते हैं क्या आप लोग, एक रॉड होता है ना, एक रॉड होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं भाई, वायरिंग कर देते हैं एंड उसके बाद इस पे सप्लाई दे देते हैं। जैसे ही करंट फ्लो होता है तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फ्लक्सेस क्रिएशन होना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू द करंट मूवमेंट। ठीक है, जब फ्लक्सेस होगा मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तब क्या होगा कि यहाँ पे फ्लक्सेस जनरेशन होंगे। कहने का मतलब ये कि ये जो आपकी रॉड है, आयरन की रॉड है, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। तो जैसे जैसे हम, जैसे मान लीजिए जैसे करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है भाई। जैसे मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, ये जो रॉड है आपका कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर सी बात है, जब मैग्नेट की तरह ये वर्क करना स्टार्ट करता है, इसके मैग्नेट के अंदर, इसके आयरन के अंदर मैग्नेट का गुण आ जाता है। लेकिन यदि हम क्या करें कि उस स्थिति में क्या कर दें भाई, हम इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करें, या फिर कह सकते हैं कि जो करंट का जो डायरेक्शन है उसे क्या करें, चेंज कर दें। तो वो जो इफेक्ट जनरेट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीएच कर्व से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। वहां पे देखिए कह रहा है विच टाइप इंस्ट्रूमेंट हैव हिस्टेरेसिस लॉस 0। ठीक है, कौन से यंत्रों में हिस्टेरेसिस लॉसेस जो शून्य होती हैं। तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर की देखिए बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा, नंबर ए हो जाएगा मूविंग कॉइल। कौन सा, मूविंग कॉइल में भाई हिस्टेरेसिस जो लॉसेस होती हैं वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो यहां से इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके निकल के आ रहा था। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ। ठीक है, बिल्कुल फ्री है,
कुछ भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जितना भी हो सकेगा पूरा आपका हेल्प किया जाएगा। और पर डे के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से आपके यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपको लोगों को करना क्या है, देखिए आपके लिए पर डे वीडियोस पढ़ रही हैं तो आपका भी कोई दायित्व होता है। बिल्कुल आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना है। जो भी मल्टीपल आपके पास ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो, पेजेस हो, हर जगह इसे शेयर कर दीजिए जहां से ज्यादा लोग जुड़े और उनका भी प्रिपरेशन हो सके और हमारी जो फैमिली है धीरे धीरे ग्रोथ करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज नेसेसरी। ठीक है, कह रहा है क्या कि फॉर एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज द नेसेसरी, किसी यंत्र की परिशुद्धता ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन की बात करें, क्या है, कंफर्मेबिलिटी है, ठीक है, प्रिसीजन है, बोथ है, ठीक है, नॉन ऑफ द दिस। देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के आंसर दे देना है। यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें, जल्दी से, ज्यादा समय ना लें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या, प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन जिसको हम कहते हैं भाई क्या, परिशुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विच टॉर्क इज एसेंशियल फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने बात किया बहुत एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डिफ्लेक्टिंग कह रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो इंडिकेटिंग यंत्र होते हैं उनके लिए कौन सा बल आघूर्ण आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको इस फिगर पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा। ये कौन से यंत्र हैं भाई, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि इंडिकेटिंग यंत्र क्या होते हैं। कहने मतलब इंडिकेट कर रहा है, किसी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है, तो इंडिकेटिंग यंत्र होता है। तो इस टाइप के जो यंत्र होते हैं इसमें ये जो आपके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, चाहे आपका डैम्पिंग टॉर्क हो जाए, चाहे डिफ्लेक्शन टॉर्क हो जाए, चाहे कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाए, ये सब आपको इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा भाई कि सभी। ठीक है, इनमें से जो भी टॉर्क आपको तीनों दिए हुए हैं, सभी टॉर्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा कि इन करेंट ट्रांसफार्मर, जो धारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग मस्ट बी क्लोज। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग मस्ट बी ओपन। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। और क्या कह रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग मस्ट बी क्लोज। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। और प्राइमरी वाइंडिंग मस्ट बी ओपन होना चाहिए। तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट जल्दी से चलते हैं, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट देखिए, देख लेते हैं। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में भी नहीं जाना है, एक बार में आपको कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर करना है। ठीक है, जो कि इस चैनल के माध्यम से कराने की पूरी कोशिश होता है। देखिए करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इससे जो प्राइमरी होती है वो कुछ मोटी टर्न की होती है और इसकी जो वाइंडिंग होती है थोड़ा कम होती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी हो गया। ठीक है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सप्लाई ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी सेकेंडरी होती है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और इसको हम क्या करते हैं, किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से या फिर जो हमको वहां पे मेजर करना है उससे हम वहां पे क्या करते हैं, आपको ऐड कर देना है। तो भाई करंट ट्रांसफार्मर है तो करंट को मेजर करना होगा, तो करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर लगेगा। ठीक है, एम्पियर मीटर को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। अब इस फिगर से आप लोग देख सकते हो कि क्या है, तो सेकेंडरी को ऑलवेज आपको क्लोज रखना होता है, बंद रखना होता है, जिसके माध्यम क्लोज क्यों हो जाएगा, क्यों, ये जो हमारा एमीटर है, मान लीजिए एमीटर, इसके 2 पॉइंट है भाई। ठीक है, एमीटर के 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को इसके 2 पॉइंट से ऐड कर देंगे, क्लोज सर्किट की तरह भी हो जाएगा और इसको हमेशा यहाँ से यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या होना चाहिए भाई,
क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, बंद होना चाहिए सेकेंडरी को, ठीक है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग होगी करंट ट्रांसफार्मर में वो बंद होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है रेक्टिफायर टाइप यंत्र कहाँ उपयोग होते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, यदि बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, एसी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी धारा, दिष्ट धारा, बोथ दोनों, या फिर पल्सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम जल्दी से बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा आपका, देखिए यदि यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एसी मैंने चूज किया, राइट आंसर को कैसे चूज कर लिया। देखिए रेक्टिफायर में क्या होता है, जो उसकी इनपुट होती है वो एसी होती है। रेक्टिफायर क्या करता है भाई, रेक्टिफायर इजिली क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एसी में क्या होता है, दिस इज अ ट्रांसफार्मर ऐड होते हैं, ठीक है, इनपुट पे, और उसके बाद क्या होता है, डायोड के माध्यम से यहाँ पे लोड ऐड करते हैं, लोड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये क्या हो जाता है आपका रेक्टिफायर हो जाता है। यहाँ पे हमने एसी दिया, अब हमें यहाँ पे लोड के माध्यम से डीसी प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम इसी एसी के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो लाइक करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा यदि आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो लग रही हो तो। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग यदि जुड़ेंगे मोटिवेशन मिलता है यार, बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड ऑफ सीआरओ इज कोटेड विद, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे। कह रहा है कि सीआरओ में कैथोड किसके कोटेड होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्या, एल्काइली मटेरियल के होते हैं, थोरियम ऑक्साइड के होते हैं, कॉपर ऑक्साइड के होते हैं, और बेरियम ऑक्साइड के होते हैं। तो कैथोड रे ऑक्सीडेशन जो सीआरओ क्या होता है, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के वेव डायग्राम को देख सकते हैं, हम उसके वोल्टेज के वेव डायग्राम, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को, हम उसके वेव डायग्राम को क्या कर सकते हैं, सीआरओ के स्कोप पे, ठीक है, जो उसका एलईडी होता है उसके माध्यम से हम एक्सिस के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। यदि आप लोग कभी प्रैक्टिकल करे होंगे तो बिल्कुल इस चीज को देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे नंबर डी क्या हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड आंसर निकल के आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, कह क्या रहा है कि ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। क्या होगा भाई, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी अधिकतर होगी कब, जब कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस हो जाए, आयरन लॉसेस क्या हो जाए, आयरन कोर लॉसेस इक्वल टू 0 हो जाए, कॉपर लॉस इक्वल टू 0 हो जाए, और नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात होगी, नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस के हो जाए यहाँ पे, तो ठीक है। तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, इक्वल टू आयरन लॉस, मतलब कि Cu लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉस यदि हो जाए, ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है, आपका नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आता है मित्रों, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो आपको कंटेंटफुल लगता है तो बिल्कुल सब सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर देना ऐसी वीडियोस रोजाना सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।